अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आनंद शर्मा एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपका हमारी पारिभाषिक शब्दावली की क्लास में। आज हम जो शब्द लिए हैं हमने उनमें सी से ही सारे स्टार्ट होंगे। एक बात तो ये हुई, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। हम सभी महत्वपूर्ण शब्दों को कवर करेंगे। पहला हमारा शब्द है आज का सीज फायर, दूसरा है सीलिंग, तीसरा हमारा आज का शब्द है सेरेमनी, चौथा शब्द है सर्टिफिकेशन और पांचवा है सेस। चलिए एक एक करके इनको कवर करते हैं। मित्रों, सीज फायर अर्थात युद्ध विराम। जैसे दो देशों के मध्य कोई युद्ध चल रहा है तो संधि के तहत, बातचीत के तहत उनमें युद्ध विराम किया जाता है कि हम अब एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, उसे बोला जाता है युद्ध विराम। अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है, मैं आपके लिए एक वाक्य लेकर आया हूँ। देयर वर 30 केसेस ऑफ वॉयलेशन ऑफ सीज फायर। वॉयलेशन यानी उल्लंघन, देयर वर 30 केसेस यानी कितने, यहाँ 30 घटनाएं हुई, काय की हुई, उल्लंघन की। किसके उल्लंघन की, युद्ध विराम के उल्लंघन की। इस लाइन का इतना अर्थ हो रहा है अलोंग विथ द इंडो पाक बॉर्डर यानी पाक सीमा पर, इन लास्ट 1 मंथ पिछले 1 माह में। पूरा सेंटेंस समझ में आ गया। देयर वर 30 केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ सीज फायर अलोंग विथ द इंडो पाक बॉर्डर इन लास्ट 1 मंथ। पिछले 1 माह में भारत पाक सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन की 30 घटनाएं हुई। समझ गए आप। तो हमारा शब्द था सीज फायर और इस सीज फायर का अर्थ हुआ युद्ध विराम। इसके अलावा कौन कौन से शब्द हमने यहाँ सीखे, वोइलेशन मतलब उल्लंघन, अलोंग विथ यानी सीमा पर, अलोंग विथ द इंडो पाक बॉर्डर यानी पर के रूप में, अलोंग विथ जब किसी सीमा के साथ साथ उपयोग किया जाता है तो अलोंग विथ वर्ड का इसका उपयोग करते हैं हम। मित्रों, अगला हमारा शब्द है सीलिंग, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, मैंने आपको बताया था। सीलिंग को बोलते हैं छत या अंतिम सीमा, उच्चतम सीमा। ठीक है, आप समझ गए। एज पर प्राइस, मुख्यतः हम प्राइस के रूप में इसको लेते हैं कि ज़्यादातम अधिकतम सीमा इतनी हो गई। ठीक है। अब द सीलिंग ऑफ द रिबेट अंडर द प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हैज़ बीन रेज्ड। क्या मतलब हुआ कि जो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट की अंतिम सीमा थी वो बढ़ा दी गई। द सीलिंग ऑफ द रिबेट, काय की अंतिम सीमा, छूट की अंतिम सीमा। द सीलिंग ऑफ द रिबेट मतलब छूट की अंतिम सीमा अंडर द प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यानी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, हैज़ बिन रेज्ड यानी बढ़ा दी गई है। समझ गए आप। ठीक है। अगला हमारा शब्द है सेरेमनी। ठीक है, सेरेमनी का अर्थ होता है समारोह। द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट विल बी हेल्ड इन राजभवन। ओथ शपथ, टेकिंग यानी ग्रहण करना, सेरेमनी समारोह। तो न्यू गवर्नमेंट नई सरकार का, विल बी हेल्ड ऑन राजभवन, कहाँ होगा, राजभवन में आयोजित किया जाएगा। समझ गए। तो सेरेमनी का समारोह लिखते जाइए साथ साथ। अगला हमारा शब्द है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, जिसमें प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। सर्टिफिकेशन एक वर्ब है, इसको हम बोलते हैं प्रमाणीकरण या प्रमाणन। शब्द देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो इज़ द सर्टिफिकेशन एजेंसी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या है, एक प्रमाणन एजेंसी है। किसके लिए, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। भारतीय मानक ब्यूरो गुणवत्ता नियंत्रण की प्रमाणीकरण एजेंसी है या प्रमाणन एजेंसी है। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये भी। अगला है सेस। मित्रों, जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, तब आप बजट पढ़ते होंगे।
बजट में आप करों को पढ़ते होंगे कि कौन सा कर लगाया, तो कई बार आपने सुना होगा शिक्षा पर 4% सेस लगाया है सरकार ने, या कभी सुनते होंगे स्वास्थ्य पर 4% सेस लगाया है। अब क्या है ये सेस, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मित्रों। आयकर जो होता है वह इनकम पर लिया जाता है ना, किसी व्यक्ति की या किसी संस्था की इनकम पर आयकर टैक्स लिया जाता है। मुख्यतः किसी व्यक्ति के आय पर लिया जाता है, कोई कंपनी होती है तो उस पर निगम कर लिया जाता है। तो जो आयकर होता है उस आयकर का भी एक निश्चित परसेंट दोबारा कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी आय 1 लाख रुपए है ना, हम उदाहरण समझ रहे हैं, जबकि अभी फ़िलहाल 7.25 लाख तक कर नहीं लगता है अगर आपकी वार्षिक आय इतनी है। पर इसमें से आपका आयकर बन रहा है 1,000 रुपये, उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं। इसमें सेस लगा दिया जाएगा 4%। तो आपका जो ये टैक्स है ना, इस टैक्स का भी टैक्स निकाला जाएगा, उसे बोलेंगे सेस। और ये सेस उन्हीं लोगों पर लगाया जाता है जिनकी आय एक निश्चित सीमा पर, जैसे 25 लाख रुपए है, तो इसके ऊपर आपकी आय है तो उस पर 4% टैक्स का 4%, जितना टैक्स बनेगा उसका 4% अलग से लिया जाएगा। और ये क्यों लिया जाता है? किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा लगाया जाता है। जैसे शिक्षा पर सेस लगाया, इस बार शिक्षा पर सेस है 4%, तो जो इस टैक्स का भी टैक्स आएगा 4%, उसको कहाँ खर्च किया जाएगा? सिर्फ शिक्षा पर। तो ये सेस होता है, आप समझ गए होंगे। तो इसको उपकर बोला है। उपकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि कर पर भी कर है, आप समझ गए। अब गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविज़न फॉर 2% सेस ऑन इनकम टैक्स, है ना, आयकर पर 2% उपकर लगाया है गवर्नमेंट ने, इसका अर्थ ये हो रहा है। अब इस सेस से पहले भी एक शब्द आप जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ एजुकेशनल सेस, एजुकेशनल सेस, है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। वैसे ये भी वर्ड ये ठीक है, अगर आप यहाँ एजुकेशनल जोड़ोगे तो यहाँ शिक्षा उपकर कर देना, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविज़न फॉर 2% सेस ऑन इनकम टैक्स, यानी सरकार ने आयकर पर 2% आयकर उपकर लगाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं शिक्षक नहीं हूँ तो बिल्कुल परफेक्शन आएगा, हाँ कोशिश ये करूँगा आपको क्वालिटी कंटेंट देने की, और ये निश्चित रूप से आपके लिए मददगार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।